हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जी कॉम्पिटिटर्स और सब्जेक्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी का, बाल मनोविज्ञान आप देख पा रहे हैं। आज इससे संबंधित थर्ड क्लास है, तीसरा क्लास है, इस पर हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा पिछले क्लास में क्या हुआ था, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा और रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि बाल मनोविज्ञान हमें पढ़ना है और बाल मनोविज्ञान पढ़ने से पहले हम बात करेंगे मनोविज्ञान की, ठीक है। और मनोविज्ञान में हमने क्या देखे थे भाई, मनोविज्ञान क्या कहलाता है, किसे कहते हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को हम क्या कह सकते हैं, मन के बारे में विशेष ज्ञान का अध्ययन, ठीक है। मन के बारे में क्या करना है, जो विशेष ज्ञान है उसका अध्ययन करना है, क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। या बोल सकते हैं मन के बारे में स्टडी करना कि भाई उनके मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार से भावनाएं उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे वो चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी का आकलन करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। और मैंने कहा था चाइल्ड साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है, ठीक है, कि जैसे बातें करो तो बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनका आकलन करना, उनका स्टडी करना क्या करता है, बाल मनोविज्ञान, ठीक है। तो जहाँ बाल शब्द जुड़ा है वो किससे संबंधित है, बच्चों से, किशोर से, बालक से, ठीक है। चलिए फिर हमने देखे मनोविज्ञान क्या है में, जैसे कि साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक जिसको हम कहते हैं साइक और दूसरा जिसे हम कहते हैं लॉगस। साइक का मतलब यहाँ पर क्या बताया है, आत्मा की बातें की गई है, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो अगर दोनों मिला के हम बात करें तो इन दोनों का मतलब क्या हो जाता है भाई, आत्मा का अध्ययन। और ये किसने कहा है, गैटिक साहब ने जो साइकोलॉजी है उसको दो भागों में बांटकर, साइक और लोगस में बांटकर क्या 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 कहा है, आत्मा का अध्ययन कहा है, ठीक है। साइकोलॉजी जो शब्द है उसका सबसे प्रथम बार प्रयोग रुडोल्फ गायकिल साहब ने किया था, ये भी मैंने बताया भाई। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में क्या होता है कि संपूर्ण मानव व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, करना मनोविज्ञान है। मनुष्य के भीतर हो रहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म मानसिक घटनाओं का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। कुछ नाम जैसे कि मैंने बताया याद रख सकते हैं, विलियम जेम्स का मनोविज्ञान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र होकर इसे मनोविज्ञान कहा है। तो मैंने कहा कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जानी जाती थी, जो है पूर्व शताब्दी में, पहले शताब्दी में, पूर्व शताब्दी में जो मनोविज्ञान है उसको दर्शन शास्त्र के शाखा के रूप में पढ़ते थे, जानी जाती है। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का जन्मदाता माना है, ठीक है, दर्शन शास्त्र से इनका जन्म हुआ ऐसा माना है, क्योंकि भाई इनकी एक शाखा है। एक नाम याद रखेंगे जीन पियाजे का, जिसको क्या कहा जाता है भाई, बाल मनोविज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। फिर हमने क्या देखे, मनोविज्ञान के विकास क्रम देखे भाई, चार यहाँ पर देखने को मिली, 17वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं जो है 20वीं, ठीक है। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा है अरस्तु ने, 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने कहा, चेतना का विज्ञान विलियम बोट ने कहा, व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने कहा है, ठीक है। और एक एक करके हमने बातें की, जैसे आत्मा का विज्ञान अरस्तु भाई साहब ने क्या कहा है, आत्मा का विज्ञान, और इनका समर्थन करने वाले, सहमत देने वाले प्लूटो थे, डेकार्ट थे, रुडोल्फ गायकिल थे। आत्मा को आधार मानकर अध्ययन करना मनोविज्ञान कहा है, ठीक है। देखिए 16वीं शताब्दी को अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार करने का कारण भी मैंने बताया था कि आत्मा एक अमूर्त है। अमूर्त कहने का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते,
ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वो क्या है? आत्मा। और आत्मा का अध्ययन करना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर आत्मा का मतलब 5 इंद्रियों से है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। ये मैंने बताया था भाई। चलिए, मन का विज्ञान किसने कहा है? मन का विज्ञान पोम्पोलॉजी साहब ने कहा है, और इनका समर्थन करने वाले जॉन लॉक थे, रिचेरी थे, थॉमस रीड थे। और पोम्पोलॉजी साहब ने साइकोलॉजी को 2 भाग में बांटकर इन्होंने क्या कहा? साइक और लोगस। और साइक का मतलब इन्होंने क्या कहा भाई? मन को कहा। ठीक है, साइक का मतलब इन्होंने मन कहा और लोगस का मतलब अध्ययन कहा। और इसका मतलब है मन का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान कहलाएगा। लेकिन ये भी बाद में इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार करने का कारण क्या है? वही जो पिछले अरस्तु के जो आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार किया है, क्योंकि जैसे आत्मा अमूर्त है वैसे आपका मन अमूर्त है, तो इसका अध्ययन करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, फिर हमने चेतना का विज्ञान देखा। चेतना का विज्ञान देने वाले जो है सिद्धांत कौन थे भाई? विलियम बूथ साहब। विलियम बूथ साहब के साथ साथ इनका समर्थन करने वाले विलियम जेम्स थे, जेम्स सैली थे और वाइस थे। विलियम बूथ के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी थी, जैसे कि मैंने कहा कि भाई जर्मनी की ये मनोवैज्ञानिक के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1879 में मनोविज्ञान का प्रयोगशाला की स्थापना इन्होंने की, और ये कहाँ किया था? लेप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में। अब ये वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? ये विश्वविद्यालय कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जर्मनी। याद रखें, इस प्रयोगशाला में प्रयोगशाला बनाए थे, जिसके आधार पर चेतना का अध्ययन किया गया। किसका अध्ययन? चेतना का अध्ययन अंतर्दृष्टि के आधार पर। कहने का मतलब है अपने मन को, ठीक है, अपने मन के आधार पर अपने मन के अध्ययन को क्या कहा गया है? अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो चेतना की अध्ययन यहाँ पर किया गया, और इसी कारण मनोविज्ञान का प्रयोगशाला स्थापित किया। इसी कारण प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक इनको कहा गया। साथ ही साथ विलियम बूथ साहब को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें इनके बारे में आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। और चेतना का मतलब मैंने बताया था भाई मानसिक, अगर मानसिक स्थिति की हम बात करें, ठीक है, मस्तिष्क की बात करें, तो मस्तिष्क के 2 भाग हो सकते हैं। एक होता है आंतरिक रूप और बाह्य रूप। ठीक है, आंतरिक रूप जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, बाह्य रूप जो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आंतरिक रूप जैसे चेतना है। अब चेतना को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, या चेतना को हम कैसे जानें कि उनके मन में क्या चल रहा है? लेकिन भाई बाह्य रूप, उसके व्यवहार को हम तो जान सकते हैं ना, कि भाई वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए ये अध्ययन क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आंतरिक रूप को हम देख नहीं सकते, आंतरिक रूप का आकलन कर नहीं सकते, उसका अध्ययन कर नहीं सकते। इसी कारण चेतना के विज्ञान को भी, ठीक है, इसके सिद्धांत को भी खारिज कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। फिर बाद में अंतिम में आया व्यवहार का विज्ञान। जॉन बॉडम वाटसन ने क्या किया था? सिद्धांत दिया व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार के विज्ञान को समर्थन देने वाले कुछ नामचीन वैज्ञानिक थे। ठीक है, B.F. स्किनर, P. पोबलॉक, C.L. हक, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, नाम याद रखिए। ठीक है, व्यवहार की बातें करें तो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है, जैसे कि अब जानते हैं। ठीक है, व्यवहार, भाई व्यवहार कैसे? आप जैसे किसी से व्यवहार करते हैं, आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं, ठीक है, या अनादरपूर्वक व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से व्यवहार की जा रही है। तो ये जो व्यवहार है, एटीट्यूड है, ठीक है, जो आप दिखाते हैं, बयां करते हैं बाह्य रूप में, उसको क्या कहा गया? व्यवहार। लेकिन व्यवहार का मतलब यहाँ पर ये नहीं सिर्फ मनुष्य के व्यवहार, यहाँ पर व्यवहार का मतलब, अध्ययन करने का मतलब है कि मानव के साथ साथ पशु पक्षी के व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाना है। 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ
साइकोलॉजी में प्रथम बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में प्रथम बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है। फिर विलियम वुड का एक कथन आया था, मनोविज्ञान के विकास क्रम से संबंधित एक कथन आया था। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्याग की, फिर मन को छोड़ा, बाद में चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार किया है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले आत्मा का सिद्धांत आया, वो भी अस्वीकार हो गया। फिर दूसरी बात मन का सिद्धांत आया, पोम्पोलाजी द्वारा मन का सिद्धांत दिया था, ये भी अस्वीकार कर दिया गया। चेतना का सिद्धांत आया, चेतना के सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर व्यवहार का सिद्धांत आया, उसको स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से विलियम वुड का कथन आया है इसके विकास क्रम को लेकर। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। फिर मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखे थे। अलग अलग विद्वानों द्वारा, अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया था? परिभाषाएं दी गई थी। जैसे वाटसन साहब ने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है भाई? व्यवहार का विज्ञान है, ये वाटसन साहब ने कहा। मैकडूगल साहब ने मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का सिद्धांत है, इन्होंने ये शब्द कहा। क्रो एंड क्रो साहब ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। वहीं पर सिगमंड फ्रायड साहब ने मनोविज्ञान अचेतन मन का विज्ञान कहा है। विलियम वुडवर्ड साहब ने मनोविज्ञान में आभास एवं प्रभाव देने वाले प्रत्येक घटना के, ठीक है, प्रत्येक घटना या प्रत्येक क्रिया के व्यवहार के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा है। फिर जिम्बार्डे साहब ने मनोविज्ञान को जीवधारियों के व्यवहार के अध्ययन वाला विज्ञान कहा है। मॉर्गन साहब ने मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार के अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। सेंट्रोक साहब ने मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का विज्ञान कहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये जितने परिभाषा है वो आप रख सकते हैं याद, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित से किस वैज्ञानिकों द्वारा या किस वैज्ञानिक द्वारा क्या कहा है। मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, ठीक है, मनोविज्ञान की लगभग 50 से अधिक शाखाएं हैं, लेकिन हमें कुछ शाखाओं के बारे में याद रखना है और एक्चुअल में पढ़ना है हमें क्या है, बाल मनोविज्ञान। क्या पढ़ना है भाई? बाल मनोविज्ञान, जो अभी इस क्लास में स्टार्ट होने वाला है। बाल मनोविज्ञान जो 0 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में, इस मनोविज्ञान में क्या करते हैं भाई? बाल मनोविज्ञान में 0 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के जो नियम है, मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, उसका अप्लाई शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। मानव मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किशोर मनोविज्ञान में जो किशोर बालक है, बालिका है, 13 से 18 वर्ष के जो किशोरी जो है बालक है और बालिका है, तो उसका अध्ययन करते हैं। अपराध मनोविज्ञान में अपराधी प्रवृत्ति की अध्ययन करते हैं। परा मनोविज्ञान में अनिर्दिष्ट का अध्ययन करते हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो भाई पिछले क्लास में ये सारी बातें हो चुकी थी, पिछली क्लास का ये रिवीजन था और पिछली क्लास में सारी बातें हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे, हमारा आज जो 3rd क्लास है उसमें जो बेस्ड रहेगा, किस पर बेस्ड रहेगा? बाल मनोविज्ञान पर।
बाल मनोविज्ञान, या जिसे हम कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? चाइल्ड साइकोलॉजी। इस चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है वो पहले बातें कर लेते हैं। एक तो हमें देखना है, इनके परिचय देख लेंगे कि भाई चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बातें हम करेंगे किसकी भाई? जो बाल मनोविज्ञान है, उस बाल मनोविज्ञान का क्या महत्व रहता है, ठीक है, उस बाल मनोविज्ञान की क्या महत्व है, विशेषताएं क्या है, ये हम देखेंगे। बाल मनोविज्ञान के महत्व एवं विशेषताएं। चलिए, तीसरा हम बात करेंगे वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास क्या है और दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर, ठीक है, वृद्धि और विकास क्या होते हैं और दोनों में हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलेंगे विकास के सिद्धांत क्या है, क्या पढ़ेंगे भाई? विकास के सिद्धांत क्या है। फिर देखेंगे विकास के परिवर्तन, विकास के परिवर्तन। फिर बात करेंगे विकास की अवस्थाएं, अवस्थाएं, ठीक है। जैसे अवस्थाएं में हम देख सकते हैं कितनी अवस्थाएं होती है भाई। एक आप देख सकते हैं गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, किशोरावस्था, युवावस्था, आप देखेंगे प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो विकास की अवस्थाएं हम देखेंगे, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अवस्थाएं होती है उसको हम कहते हैं विकास की अवस्थाएं। तो गर्भाशय, जहाँ पर भ्रूण जो है जैसे ही भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से वृद्धावस्था कहने का मृत्यु तक, ठीक है, ये जो विकास की क्रमिक क्रिया है, ठीक है, उसकी हम बातें करेंगे। तो ये हमारा एक प्रकार का सब सिलेबस है, ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अंदर ये हम पढ़ेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो है बाल मनोविज्ञान में हम पढ़ेंगे अधिगम। क्या पढ़ेंगे? अधिगम। और अधिगम कहने का मतलब है सीखना। क्या है? सीखना। किस प्रकार से हम सीखते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं अधिगम। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है बाल मनोविज्ञान में परिचय देख लेंगे, बाल मनोविज्ञान के महत्व, विशेषताएं,
वृद्धि और विकास क्या होते हैं, दोनों में अंतर, विकास के सिद्धांत, विकास के परिवर्तन, विकास की अवस्थाएं, ये जितनी अवस्थाएं, इनमें से किन किन अवस्था पर हम फोकस करेंगे। ये 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, जो शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करने के लिए ये अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे, और ये तीनों के बारे में, ठीक है, इस तीनों के बारे में हम जब बात करेंगे तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक, सामाजिक, क्या है, सामाजिक रूप से, विकास, सामाजिक रूप से विकास को हम देखेंगे कि भाई शारीरिक, ठीक है, शारीरिक का आधार जो है, किस प्रकार से शरीर का विकास होता है, ठीक है, इन अवस्थाओं में, ठीक है, कब उनके हाथ पैर जो है, बच्चे के हाथ पैर, ठीक है, या उन लंबाई में या उनके जो है वजन में किस प्रकार से वृद्धि होता है, ये हम देखेंगे। इन सब में मानसिक रूप से हम वृद्धि देखेंगे, मानसिक रूप से इसका विकास देखेंगे। मानसिक रूप से कह सकते हैं जैसे कि जो है किस प्रकार से इनमें बुद्धि जो है आगे आती है, सोचने की क्षमता आगे बढ़ती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ठीक है, तो हमारे सोचने की जो क्षमता है बड़ी होती है। जैसे बच्चे होते हैं वो जो है तार्किक क्रियाएं या तार्किक जो है चीज़ों को नहीं समझते या तार्किक प्रश्न नहीं करते, फिर बाद में जैसे हम बढ़ते हैं तो तार्किक प्रश्न करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बुद्धि आती है। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से कैसे ग्रोथ होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, उसकी हम बातें करेंगे। संवेगात्मक रूप से कैसे इमोशनल टाइप कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार से चीज़ें जो है परिवर्तन होती हैं इन तीनों में। फिर सामाजिक रूप से समाज में हम देखते हैं कि बच्चे बड़े होते जैसे जैसे बढ़ते होते जाते हैं, वैसे अगर उनका व्यवहार में समाज में, ठीक है, आदर सम्मान व्यवहार किस प्रकार से ये करते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। तो मेनली हम तो ये तो 7 अवस्था तो है ही, लेकिन ये जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है चीज़ें, बातें क्लियर हैं। चलिए, चलिए ठीक है, अब करते हैं कंटिन्यू यहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे परिचय।
चलिए तो समझते हैं, पहले जिसकी बातें हम करेंगे उसको पहले समझते हैं। तो एक शब्द है जिसे हम कहते हैं मनोविज्ञान, और ये बता चुका हूँ लेकिन फिर भी से मैं यहाँ बताना चाहूँगा। मनोविज्ञान जैसे कि मैंने कहा 2 भागों से मिलकर बना है, ठीक है, मन प्लस विज्ञान, ठीक है। और विज्ञान, मन का मतलब है मन और विज्ञान का मतलब है क्या है भाई, विशेष ज्ञान। तो मन के बारे में जानना, मन के बारे में, ठीक है, अध्ययन करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है, एक शब्द में मैं बोल दिया कि मन के बारे में अध्ययन करना मनोविज्ञान है। इसके पहले मैं मनोविज्ञान को समझा चुका हूं। अगर इसमें बाल शब्द जुड़ जाता है, बाल शब्द जोड़ने से ये क्या हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया। और बाल मनोविज्ञान हो गया तो इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कई, बाल प्लस मन प्लस विज्ञान, ठीक है, विज्ञान वी प्लस ज्ञान, इस प्रकार से हम भी बांट सकते हैं, कई भागों में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। बाल का मतलब बालक से है, बाल का मतलब भाई बालक से है। मन का मतलब उनके मन से है, भाई मस्तिष्क में जो क्या चर है, उसके मन में क्या चर है उनसे है। वी का मतलब विशेष तौर पर, और ज्ञान का मतलब है ज्ञान अर्जित करना, ठीक है, क्या है, ज्ञान अर्जित करना। तो एक मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है उसमें हम क्या करते हैं, बालक के मन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो बालक है, बालक या जिसे हम कह सकते हैं बच्चे, बच्चे के मन के बारे में, मन के बारे में विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, ठीक है, क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है, कहलाता है। उनके मन में चल रहे, समझिए उनके मन में चल रहे हैं, ठीक है, क्या चल रहे हैं उसका आकलन करना, उनके मन में क्या चल रहा है उसका, ठीक है, अध्ययन करना, उसको समझना, उनके मन में क्या चल रहा है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम इसको लिखें, ठीक है, कि बच्चे के मन में क्या चल रहे हैं, ठीक है, बच्चे के मन को समझना, बच्चे के मन का आकलन करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहता है, ठीक है। तो एक छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, ये समझना ही क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। इसका अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। सिंपल सी बात, ठीक है। बुक में लंबे चौड़े जो है लिखे होंगे वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन आप पॉइंट आप समझिए, पॉइंट टू पॉइंट समझिए, ठीक है। बस इतने ही समझिए, मनोविज्ञान, मन के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो उसको मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब बाल मनोविज्ञान, जब बाल शब्द जुड़ जाता है तो बालक के बारे में, ठीक है, बालक के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तब हम कहते हैं उसको बाल मनोविज्ञान। यहाँ पर बालक शब्द का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लड़के हैं, ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स भी आ जाएंगे और बॉयज़ भी आ जाएंगे, ठीक है। बालक का मतलब यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल है भाई, याद रखेंगे। चीज़ें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट को हम देखते हैं, जैसे लिख सकते हैं बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान की एक क्या है, शाखा है। और ये भी आप लिख सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान, ठीक है,
शताब्दी पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा थी। दर्शन शास्त्र की शाखा थी। समझ रहे हैं मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो बाल मनोविज्ञान जो अभी पढ़ रहे हैं वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। जैसे हम देखें मनोविज्ञान में बहुत सारी शाखाएं देखे थे, ठीक है। आपकी शिक्षा मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान आदि मनोविज्ञान हम देखे थे। उनमें से क्या है, एक बाल मनोविज्ञान शाखा है। मनोविज्ञान शताब्दी पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा थी, ठीक है, जिसको बाद में अलग से स्वतंत्र रूप से बाद में हम इसको मनोविज्ञान के, ठीक है, एक अलग स्वतंत्र होकर इसको पढ़ने लगे। तो ये भी आप जानिए। तीसरी बात याद रखिए, जानिए, ठीक है, याद रखिए जीन पियाजे, याद रखिए जीन पियाजे का नाम याद रखिए। इसको बाल मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखिए, बाल मनोविज्ञान गर्भाशय से, गर्भावस्था से या गर्भाशय या गर्भावस्था से मृत्यु तक चलती है। गर्भावस्था से क्या है, मृत्यु तक चलती है, ठीक है। ये एक सतत विकास है बाल मनोविज्ञान को की अध्ययन, या बाल मनोविज्ञान क्या है भाई? एक ऐसी क्रम है जहाँ पर गर्भाशय से लेकर मृत्यु तक ये चलती जाती है, ठीक है। ये रुकती नहीं है, याद रखेंगे। ये निरंतर, ये सतत क्रिया है, याद रखेंगे। चलिए, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। एक शब्द है, एक भाई साहब है बर्क नाम का, उन्होंने क्या कहा है, याद रखेंगे कि जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अध्ययन करने वाला क्या है, विज्ञान है, ठीक है। किसने कहा? बर्क साहब ने कहा। चलिए, अपना वीडियो हटा देता हूँ यहाँ। अब देखिए, बाल मनोविज्ञान का महत्व इतना क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो परिचय हो गया। इतनी सारी बातें आप याद रखें, ठीक है। बाल मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के महत्व इतना क्यों बढ़ जाते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो भाई बाल मनोविज्ञान का महत्व इसलिए बढ़ जाता है, बाल मनोविज्ञान के महत्व के अंतर्गत हम देखें तो पहली बातें, इनका जो केंद्र है मनोविज्ञान, ये विज्ञान के अंतर्गत इनका जो केंद्र है वो बालक है। बालक को केंद्र मानकर इनका अध्ययन करते हैं। अगर बालक के मन के बारे में हम समझ गए कि भाई वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को देख के, किसी चीज़ के प्रति किस प्रकार से उनका रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका आकलन अगर हम कर सकते हैं, इसका अध्ययन अगर कर सकते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर उनको जो है डेवलप मिल सकता है, उनका विकास हो सकता है, ठीक है। तो एक तो पहली बात है जो है बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो बालक है। दूसरी बात है, इनके बारे में अगर पढ़ ले, इनके बारे में अध्ययन कर ले, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इनको शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, अत्यधिक विकास कर सकते हैं, याद रखेंगे। चलिए,
चलिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बस वही समझिए। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे, मेन हमारा जो मुद्दा रहेगा वह है वृद्धि एवं विकास। क्या है? वृद्धि एवं विकास। अब इससे आप क्या समझते हैं? वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वृद्धि एवं विकास। पहले मैं दोनों चीज़ों को एक साथ समझाता हूँ, फिर हम लिख लेते हैं। देखिए, बच्चों में अगर हम वृद्धि और विकास की हम बात करें तो वृद्धि विकास, देखिए इंग्लिश में उसको ग्रोथ एवं डेवलपमेंट कहा जाता है। ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। देखिए इन दोनों में कुछ अंतर है, कुछ समानताएं हैं। वृद्धि एवं विकास कहने का मतलब है किसी, देखिए वृद्धि को पहले समझिए। वृद्धि कहने का मतलब है किसी बच्चे के शारीरिक रूप से उनका वृद्धि होना। और किस वे में मैं बात कर रहा हूँ, किसके आधार पर बात कर रहा हूँ, कैसे वृद्धि, कि भाई उनकी शरीर की लंबाई में वृद्धि होना, उनके शरीर की चौड़ाई में वृद्धि होना, मतलब कोई मोटा होगा, ठीक है, उनके शरीर के भार में वृद्धि होना, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, भार में वृद्धि होना, आकार में वृद्धि होना, ये क्या कहलाएगा? वृद्धि को इंडिकेट करता है, वृद्धि को बताता है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है, आपने देखे कि जो है 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसका भार लगभग 8 से 10 किलो है, मान के चलिए। फिर आपने कुछ समय बाद या साल भर बाद, 2 साल बाद, ठीक है, 4 साल का हो गया, फिर उसका वजन तौलाए, ठीक है, तो उनके वजन बढ़ गए। हाइट देखिए तो बच्चों का हाइट लगातार बढ़ते हैं, 13 से 14 वर्ष तक लगातार बढ़ते जाता है, ठीक है। आप देखिए 1 साल पहले, तो 1 साल पहले जो उनका हाइट कम था, ठीक है, कुछ जो मान के चलिए किसी बच्चे का हाइट अगर मान के चलिए 2 फीट 3 इंच ऐसे कुछ है, ठीक है, बाद में ये 2 फीट 4 इंच हो गया, 5 इंच हो गया, इस प्रकार से तो हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, उनका वजन बढ़ रहा है, उनका, ठीक है, ऊंचाई बढ़ रहा है, तो यही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। लेकिन विकास को हम किस प्रकार से हम देख सकते हैं? विकास का मतलब है कि उनके सोचने, समझने, व्यवहार करने की जो स्थिति है वो बदल रही है। जैसे कि अगर छोटे बच्चे को हम बोले कि बेटा ये मत करो, ठीक है, तो वो सोचेगा नहीं, क्योंकि उनके बाद तार्किक क्रिया या तार्किक या जिसको बोलते हैं लॉजिक की बातें समझेंगे नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या बोलते, कुछ भी सोचते रहते, कुछ भी बोलते रहते हैं। बच्चे हैं एकदम छोटे से, मान के चलिए 2 साल, ढाई साल, 3 साल के, बोलने स्टार्ट कर देते हैं 2.5 साल 3 साल तक, ठीक है। अब 2.5 साल 3 साल तक वो जैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, ये कौन कर रहा है, ये क्या है, वगैरह वगैरह की क्वेश्चंस उनके मन में जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। हम जवाब दे कर थक जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछ कर थकते नहीं, इस प्रकार से बोलते रहते हैं। फिर बाद में जैसी उम्र होती है, ठीक है, मान के जब कुछ उम्र हो गया 6 साल 7 साल हो गया, तो थोड़ा बहुत बुद्धि आ जाती है, कि उनको समझ आ जाता है क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। फिर जैसे ही बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे उनका विकास होता है। कहने का मतलब मानसिक रूप से विकास हो, हम किस प्रकार से समाज में, घर में, आसपास के लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे, ठीक है, उनसे हम बातें करते हैं, कैसे बुद्धि का विकास होता है, ठीक है। ये क्या है, किसके अंतर्गत जाएगा? बुद्धि के अंतर्गत जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या किस में परिवर्तन है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो व्यवहारिक परिवर्तन को हम बोल सकते हैं कि विकास है, क्योंकि बुद्धि डेवलप हो रहा है। शुरू में उनको जो है, ठीक है, पता नहीं होता क्या है क्या नहीं है, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं व्यवहार परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए, तो वृद्धि और विकास एक साथ चलते रहता है। जैसे बोलते हैं ना कि जो है, ठीक है,
एक गाड़ी के दो पहिए, तो वैसी टाइप के जो है किसी मानव के दो पहिए हैं वृद्धि और विकास, और ये दोनों क्या करते हैं, साथ साथ चलते हैं। लेकिन याद रखिए जो वृद्धि है वो निरंतर नहीं होती, कंटिन्यूसली नहीं होती, वो क्या होता है एक समय तक चलता रहता है, रुक जाता है। ठीक है, क्या होता है एक समय तक चलता रहता है, रुक जाता है। जैसे किसी की हाइट की बात करो, ठीक है, मान के चलिए उनको अगर जो है 6 साल 7 साल तक देखें तो 3 फीट अगर कुछ होगा, मान के चले एग्जाम्पल की बात है। फिर वो बड़े होते जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ती जाती है 13, 14, 18 वर्ष तक, लगभग एक साइंस के मुताबिक 17 से 18 वर्ष तक मैक्सिमम। ठीक है, 17 से 18 वर्ष तक उनकी हाइट बढ़ती है। मान के चलिए 5 फीट 8 इंच या 5 फीट 4 इंच हो गया। उसके बाद वो लगातार उनकी जो है अगर एज बढ़ती जाएगी तो क्या उसकी हाइट बढ़ती जाएगी? नहीं बढ़ती जाएगी ना भाई। अगर हाइट बढ़ती जाएगी तो फिर तो सोचिए वह 70-80 साल तक जीते तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, 50 फीट 100 फीट हो जाते हैं, नहीं। ठीक है, लेकिन हाइट एक लिमिटेशन तक बढ़ती है। ठीक है, और वो रुक जाती है। जैसे वजन की बात करूं, वजन भी एक समय तक बढ़ता है। ठीक है, जो नॉर्मल वजन बढ़ रहा है अंतिम तक 70-80 किलो, फिर वजन फिर घटना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बूढ़े की स्थिति में होंगे फिर शरीर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, फिर वजन जो है क्या है कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से वृद्धि एक ऐसी क्रिया है जिसमें से निरंतर तो कुछ समय के लिए रहती है लेकिन बीच में स्टॉप हो जाती है। लेकिन विकास जो है हमेशा रहता है। मतलब जब तक आपकी मृत्यु ना हो, मतलब जन्म से लेकर जैसे ही जन्म हुआ, ठीक है, और जन्म से लेकर विकास होता है आपकी जो है बुद्धि की, व्यवहार की विकास होता है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हम नए कुछ सीखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं नया सीखना चाहते हैं, नया सीखते हैं। कोई भी स्थिति में हम क्या करते हैं नया सीखते हैं, नया सीखना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये विकास है। ये निरंतर चलती रहती है भाई, निरंतर चलती, कभी नहीं रुकती। हम मृत्यु के पहले तक क्या होता है हमारा विकास होता है। ठीक है, मृत्यु के पहले तक, मृत्यु तक बोल सकते हैं। लेकिन वृद्धि क्या है, वृद्धि क्या है एक समय तक एक लिमिट रहता है, वहाँ तक होता है, ये याद है। तो वृद्धि क्या है, विकास क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है ये समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं। चलिए, अगर मैं वृद्धि की बात करूं, ठीक है, यदि मैं किसकी बात करूं भाई, वृद्धि की बात करूं, तो वृद्धि का मतलब है वृद्धि होना। क्या होना, वृद्धि होना। और किस किस चीज का वृद्धि होना, ठीक है, जैसे कि किसी के लंबाई में वृद्धि होना, ठीक है, किसी के जो है भार में वृद्धि होना, ठीक है, किसी के आकार में वृद्धि होना, शरीर के लंबाई में, भार में, आकार में वृद्धि होना क्या कहलाता है, वृद्धि को इंडिकेट करता है। वहीं अगर दूसरी बात मैं बोलूँ वृद्धि के संदर्भ में, दूसरी बात बोलूँ तो ये शारीरिक जो है क्या है, याद रखिए शारीरिक पक्ष में वृद्धि है। क्या है भाई, शारीरिक पक्ष में क्या है, वृद्धि है। तो आप समझ सकते हैं जैसे कि मैंने समझाया शरीर में क्या होना, वृद्धि होना। ठीक है, साथ ही साथ ये संख्यात्मक वृद्धि है। संख्यात्मक वृद्धि को बताता है। संख्यात्मक वृद्धि का मतलब क्या है, संख्या में वृद्धि होता है। जैसे मैंने क्या कहा कि जो है अभी जो 5 फुट का कोई इंसान है, ठीक है, फिर कुछ साल बाद 2 इंच हो गया, 5 फुट 2 इंच। किसी का वजन मान के चलिए अभी जो किसी बच्चे का वजन 15 किलो है,
बाद में 1 साल 2 साल बाद जो है 17-18 किलो हो गया है। तो ये संख्या में वृद्धि होता है, ठीक है, लंबाई में, भार में, आकार में, ठीक है, ये क्या है, संख्यात्मक वृद्धि है, ठीक है। चलिए तीसरी बात याद रखें, ये जीवन भर नहीं चलती। वृद्धि के बारे में आप याद रखें, यह जीवन भर नहीं चलती, जीवन पर्यंत नहीं चलती, ठीक है, नहीं चलती, जीवन पर्यंत नहीं चलती। इस चीज़ को मैंने बताया था कि भाई एक समय तक आपकी लंबाई या भार या आकार में वृद्धि होगा, फिर उसके बाद थम जाएगा, ठीक है, एक समय तक जो है चलती है। पांचवी बातें आप लिख सकते हैं, यह विकास की प्रक्रिया के, यह विकास की प्रक्रिया का क्या है, एक चरण है। याद रखें, विकास की प्रक्रिया का चरण है। वृद्धि हम बोले तो भाई बिना वृद्धि के विकास होगा कि नहीं, बिना वृद्धि के विकास होगा, ठीक है। चलिए इस बात पर भी हम आएंगे। तो ये जब विकास की प्रक्रिया है तो भाई विकास होगा। देखिए विकास का मतलब यहाँ पर जो है शारीरिक और मानसिक रूप से भी है, ऐसा नहीं कि मानसिक रूप। विकास का मतलब जब शारीरिक रूप के साथ जब मानसिक रूप से विकास होता है तब इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, विकास कहते हैं। चलिए अगर विकास की हम बातें करें उसमें क्या क्या हम पॉइंट लिख सकते हैं। विकास का मतलब विकास में परिवर्तन, ठीक है। और विकास कहने का मतलब किसका विकास, ठीक है, व्यवहारिक विकास होना। व्यवहार में किस प्रकार से विकास होता है, ठीक है, कार्य करने की क्षमता का व्यवहार में विकास, ये क्या कहता है, व्यवहारिक विकास होता है। दूसरी बातें, यह गुणात्मक है, साथ ही संख्यात्मक भी है, ठीक है। याद रखिए इस विकास में शारीरिक विकास को शारीरिक प्लस मानसिक कहते हैं, ठीक है। जब शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से विकास होगा तब हम क्या कह सकते हैं, विकास को दर्शाता है वो, ठीक है। एक चीज मैंने लिखा, यह गुणात्मक है और संख्यात्मक है। गुणात्मक का मतलब क्या है, देखिए गुणात्मक जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ, मान के चलिए हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई हमारे समझ पर के ऊपर है ना, ठीक है, हमारे समझ के ऊपर है कि हम चाहते हैं, अगर वो चाहता है कोई इंसान, ठीक है, उनकी बुद्धि वही है कि वो उनसे जो अनादरपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं या आदरपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, तो वह इनको तौलेंगे कैसे, तौलेंगे कहने का मापेंगे कैसे, तो गुण को हम कैसे मापेंगे, जो है सॉरी इसके व्यवहार को कैसे मापेंगे, उनके गुण के आधार। भाई ये अच्छे आचरण वाला व्यक्ति है, ये अच्छे गुणी व्यक्ति है, ये समझदार व्यक्ति है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इस प्रकार से हम उनको बोलते हैं ना, ठीक है। साथ ही साथ जब शारीरिक रूप से विकास होता है तो जाहिर सी बात है ये संख्यात्मक में आ जाएगा, लेकिन वृद्धि हमेशा संख्यात्मक होती है, क्योंकि भाई हम तो ये नहीं बोल सकते ना कि गुणी व्यक्ति है इसकी लंबाई बहुत बढ़ रही है, ये गुणी व्यक्ति है इसके भार जो है भार में वृद्धि हो रहा है। तो जब भार में वृद्धि होगा, लंबाई में वृद्धि होगा तो संख्या में वृद्धि होगा, संख्या के आधार पर वृद्धि होगा ना, ठीक है। इतना लंबाई बढ़ा तो संख्या है, भार इतना बढ़ा तो संख्या है, ठीक है। तो वृद्धि कहने का मतलब है जब लंबाई भार आकार में होता है तो वृद्धि कहते हैं, ये संख्यात्मक होता है। विकास की बात करें तो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जब विकास होगा तब उसे कहते हैं विकास। व्यवहारिक रूप से विकास होगा, यह एक गुणात्मक और संख्यात्मक है, ठीक है। देखिए ये दोनों एक दूसरे से आश्रित हैं और पूरक हैं। एक चीज आप याद रख सकते हैं, चलिए पहले इसको पूरा कर लीजिए। यह जन्म से मृत्यु तक चलता है, इसको याद रखेंगे। विकास की बात करें तो विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, ठीक है। ये रुकता नहीं, ठीक है, ये रुकता नहीं।
जन्म से लेकर मृत्यु। तो क्योंकि आपकी सोचने की समझ, बोलते हैं कि भाई ठीक है बाप बाप होता है, बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती जाती, बेटा कितना भी है, कितना भी लंबा हो जाए, बेटा कितना भी जो है उनसे पढ़ा लिखा, लेकिन जो अनुभव से हम जो सीखते हैं, अनुभव से जो सीखते हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास, ठीक है, तो वो लगातार उनका विकास हो रहा है। तो विकास हो रहा है तो उनसे ज़्यादा जो सोचने समझने व्यवहार करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, ठीक है। तो जितना हम बढ़ते जाते हैं अपनी ज़िंदगी लाइफ में, जितना ही बढ़ते जाते हैं उतना हमारा क्या होता है, विकास होते रहता है। तो ये याद रखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं, ठीक है, याद रखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो बोल सकते हैं जब से आपका जन्म हुआ और मृत्यु तक, तब तक आपका विकास होते रहता है, बुद्धि में जो है विकास होते रहता है, ठीक है। चलिए, चीज़ें क्लियर हैं। अब एक चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं, एक मान के चलिए, एक आपका प्रारंभिक लाइन है, एक अंतिम लाइन है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये प्रारंभिक जीवन की जो है अवस्था है, ठीक है। ये क्या है, आरंभिक जीवन की अवस्था है, आरंभिक जीवन की क्या है, अवस्था है। और ये आपके अंतिम जीवन की अवस्था है, अंतिम जीवन या अंतिम समय की अवस्था है, जीवन की अवस्था है। जब प्रारंभिक जीवन की व्यवस्था होती है तब आपका जो वृद्धि है, तब आपका वृद्धि है, ठीक है। चलिए, जब प्रारंभिक जीवन की अवस्था होती है तब आपका वृद्धि है वो क्या होता है, लगातार बढ़ते जाता है, ठीक है। और विकास जो है, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में बढ़ती, कम मात्रा में बढ़ती मतलब, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ती है। लेकिन आप आरंभिक जीवन में वृद्धि जो है लगातार बढ़ती है, लगातार बढ़ती है। ये इंडिकेट किसको कर रहा है, इस वृद्धि का बढ़ने को। लेकिन विकास जो है वो कम मात्रा में बढ़ती है। जैसे कि कोई बच्चा है और कोई बच्चा है, बोलते हैं ना कि भाई, आपने एक वर्ड सुना होगा, भाई इतना लंबा हो गया है, आप तुम्हारे में बुद्धि नहीं है क्या, ये सब कैसे कर रहे हो, ठीक है, इतना बड़ा हो गया है, ठीक है, तुम्हारे बुद्धि नहीं है क्या। इस प्रकार से बोलते हैं ना कि भाई लंबाई में बड़ी हो गई, ठीक है, लंबाई उसकी हाइट बड़े हो गए, लेकिन उनमें सोचने समझने की जो शक्ति है वो उतनी नहीं है, ठीक है। इसी कारण हम बोल सकते हैं कि वृद्धि जो है अगर अत्यधिक हो गए तो जरूरी नहीं है कि विकास जो है वो भी अत्यधिक हो। दूसरी बातों पर आते हैं यहाँ पर कि अंतिम समय में जो विकास होगा वो अत्यधिक होता है और वृद्धि जो है न के बराबर होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वृद्धि एक समय तक रखता है, फिर थम जाता है, क्योंकि वो निरंतर नहीं चलती, जीवन पर्यंत नहीं चलती, कुछ समय के लिए चलती है, फिर वो रुक जाता है। एक चीज़ और याद रखिए, जो वृद्धि होता है और विकास दोनों में एक और चीज़ याद रखेंगे। मान के चलिए, मैंने क्या कहा, एक लाइन लिख सकते हैं, स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, एक लाइन लिख सकते हैं, वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के जो है के साथ चलते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम बोल सकते हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो जब तक वृद्धि हो रहा है, साथ साथ विकास होगा, विकास हो रहा है इसका मतलब वृद्धि होगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी की वृद्धि नहीं हुई है तो उसका विकास नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि किसी में वृद्धि नहीं हुई तो उसका विकास नहीं होगा, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है,
कोई बौना व्यक्ति है, मान के चलिए आपने बहुत सारे न्यूज़ देखे कि दुनिया के इतने जो है ठीक है वर्ष के व्यक्ति, ठीक है 60 से 65 वर्ष के व्यक्ति, 40 से 45 वर्ष के व्यक्ति जो एकदम बौने व्यक्ति, उनका विकास वृद्धि पूरी तरह से हुआ नहीं। लेकिन विकास है, विकास कहने के लिए वो इंटेलिजेंट है, वो समझदार है, वो अच्छा व्यवहार करने वाला, अच्छा आचरण करने वाला है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो इस प्रकार से विकास होगा। लेकिन ये भी आप याद रखें कि जो व्यक्ति जिनका ठीक है जिनका वृद्धि हुआ है, जिनका वृद्धि हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि उनका विकास भी होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एकदम विकास। जैसे कोई बोला जाता है जो है मान के चलिए कोई ऐसे व्यक्ति है, ठीक है, जो ऐसे व्यक्ति है जो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लंबे चौड़े व्यक्ति हैं, उनकी उम्र भी हो गई, ठीक है 30-32 साल है, लंबे चौड़े व्यक्ति मान के चलिए, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, व्यवहारिक व्यक्ति नहीं है, तो भाई उनका विकास हुआ ही नहीं, एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक याद रखिए कि वृद्धि और विकास एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिए, ये याद रखिए। तो आप समझ गए होंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, ठीक है। चलिए, अब बात आते हैं नेक्स्ट क्या है भाई, विकास के सिद्धांत क्या है। हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत पर। विकास के कुछ सिद्धांत हैं जो आप देख सकते हैं। विकास के सिद्धांत, तो भाई मैंने कहा विकास निरंतर चलती रहती है, सतत क्रिया है, ठीक है, निरंतर चलती रहती है। विकास के कई सिद्धांत हैं जिनमें प्रमुख हम देखेंगे तो एक सिद्धांत जिसे हम कहते हैं सततता का सिद्धांत, या जिसे हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं, सततता या निरंतरता। आप इस सिद्धांत से क्या समझते हैं, सततता या निरंतर का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कि विकास निरंतर रूप से चलती है। विकास क्या है, निरंतर चलती है, निरंतर चलती है। कहने का मतलब है कंटिन्यूस चलती रहती है। जैसे कि मैंने कहा गर्भाशय से ले, जैसे ही गर्भाशय से लेकर, ठीक है, गर्भाशय के बाद आप जैसे ही, ठीक है, होंगे तो उसके बाद आपका जन्म होगा, तो जन्म से लेकर जैसे ही आपका जन्म हुआ तो जन्म से लेकर आपका जो विकास चलते रहते हैं। मैंने कहा है स्टार्टिंग में भाई कि भाई बच्चे, ठीक है, हल्की सी पहले जो है तोड़ मड़ोड़ के छोटी छोटी बातें करते हैं, ठीक है, आधा अधूरा बातें करते हैं, फिर कुछ समय बाद बोलना, थोड़ी थोड़ी एक एक दो शब्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी बात जो है पूरा जो है बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तोतला के बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पूरा क्लियर नहीं आता, फिर थोड़ी समय बाद फिर पूरा क्लियर बातें कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। इस प्रकार से वो क्या है, विकास होते रहता है। क्या होते रहता है, उनका विकास हो, तो निरंतर विकास है, विकास होते रहता है। चलिए, तो उसको हम कहते हैं सततता या निरंतर का विकास कहते हैं, ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, एक एक लाइन में हम बात करेंगे। सिद्धांत लंबे चौड़े जो है लिखे हुए बुक में बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े जो है चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन वो सब लिख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा एक एक लाइन में हम समझेंगे क्या है। चलिए, इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के विकास से भिन्न होता है। याद रखें, प्रत्येक व्यक्ति का विकास दूसरे से भिन्न होता है, दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या है कि भाई यदि हम बात करें, मान के चलिए दो बच्चा है, ठीक है, एक बालक एक बच्चा पूरी तरह से उनका वृद्धि और विकास पूरी तरह से हुआ है, ठीक है,
वो पूरी तरह से सोच समझ सकते हैं, अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, पूरा जो है सब चीज़ वो जानते हैं, तो उनका विकास पूरी तरह से। एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, जो उनका विकास प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति का विकास जो है दूसरे व्यक्ति के साथ हो। कहने का मतलब एक व्यक्ति मतलब सभी व्यक्तियों का विकास बोल सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के विकास से भिन्न भिन्न होता है। मेरा विकास हुआ है, आपका विकास हुआ, किसी का भी हो, किसी का भी डेवलपमेंट हुआ है, किसी का विकास हुआ है, तो वो अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि एक जैसा ही हो वृद्धि। तो ये क्या है जो है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। चलिए तीसरा है जिसे हम कहते हैं समन्वय का सिद्धांत। क्या बोलते हैं भाई? समन्वय का सिद्धांत। और समन्वय का सिद्धांत कहने का मतलब है कि जो मानसिक है, मानसिक प्लस शारीरिक, समझिएगा, शारीरिक रूप से विकास, ठीक है। अगर कोई शारीरिक रूप से विकास कर रहा है, साथ ही साथ मानसिक रूप से विकास कर रहा है, ठीक है, समझेगा, मानसिक, तो जब शारीरिक रूप से पूरे विकास होगा तब मानसिक रूप से पूरी, एक प्रकार से एक चक्र की भांति ये चलते रहता है, ठीक है, एक प्रकार के चक्र के भांति क्या कहते हैं, चलते रहते हैं। तो शारीरिक और मानसिक रूप की जो अंतःक्रिया है, जब दोनों का विकास साथ साथ होगा, समन्वय का मतलब समन्वय बनाकर करना, कोऑर्डिनेट समन्वय, ठीक है, समन्वय बनाकर चलना, बोलते हैं कि भाई सब समन्वय बनाकर चलिए, समन्वय बनाकर रहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है शरीर के साथ जब मानसिक रूप से विकास होता है, दोनों की अंतःक्रिया होती है, तब उसे हम कहते हैं समन्वय का सिद्धांत, ठीक है। चलिए एक और हम बोल सकते हैं चौथे नंबर में कि वातावरण एवं वंशानुगत का सिद्धांत। वातावरण और वंशानुगत के सिद्धांत से क्या समझते हैं, ठीक है। तो वातावरण कहने का मतलब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अब देखिए ये बच्चे जो है, बोलते हैं ना कि बच्चे अच्छे जो है वहाँ पर किसी जो है इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, वातावरण। अब देखिए हम एक एक करके बात करें, जैसे इन्वायरमेंट वातावरण की बात करें तो बोलते हैं कि भाई अगर आप जो है अगर गंदे वातावरण में रहेंगे, ठीक है, बोला जाता है कि आपका बच्चा जो है, ठीक है, इन ऐसे लोगों के संपर्क में आ गए, ऐसे लोगों की गंदे लोगों के संपर्क में आ गए हैं, तो उस वातावरण में वो ढल जाएगा, तो फिर हो सकता है वो जो है वो चेंज हो जाए, पहले अच्छा था वो बुरा हो जाए, वातावरण का इफेक्ट पर। तो बोलते हैं कि भाई दूसरे जगह आप शिफ्ट होंगे या फिर ऐसे लोगों से दूर रहिए क्योंकि ये अच्छे लोग नहीं हैं। तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है कि आपका बच्चा सही है, बाद में वो जो माहौल मिलता है, वातावरण मिलता है, तो वो आपके बच्चे को बिगाड़ देता है। दूसरा वंशानुगत का सिद्धांत। वंशानुगत कहने का मतलब है कि वंशानुगत का मतलब क्या होता है, जैसे आपके माता पिता हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, उनसे आपको जो चीज़ मिली है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वंशानुगत। इनहेरिट किए हैं आपने, क्या क्या इनहेरिट किए हैं आपने, जो है धारण किया आपके माता पिता से, ठीक है, आपके जो है बुजुर्गों से, तो उसको हम कहते हैं वंशानुगत। तो कुछ चीज़ें वंशानुगत होती हैं, कुछ चीज़ें वातावरण के आधार पर होती है, ठीक है। तो पहले बच्चे अच्छे थे, सीधे साधे थे, बाद में किसी दूसरे ऐसे जो है बेकार लोगों या गंदे लोगों या क्रिमिनल माइंड के व्यक्ति के संपर्क में आकर वो भी जो है उसी प्रकार हो गए। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं वातावरण और वंशानुगत का सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं। चलिए एक मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक, उसको समझ चुके होंगे। मैं लिखते जा रहा हूँ, आपको समझाते जा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इसमें अगर मैं बोलूँ मूर्त और अमूर्त का सिद्धांत, मूर्त और अमूर्त का सिद्धांत,
अब ये क्या है भाई, देखिए मूर्त और अमूर्त का सिद्धांत। मूर्त का मतलब है कि ऐसे चीज, जिस चीज को हम, ठीक है, जो एक्चुअल में है, जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी हम बातें करते हैं तो वो मूर्त कहलाता है। अमूर्त जो है ही नहीं, या जिनके, जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो चीज होता ही नहीं, ऐसे ही हम बातें करते हैं, उसको अमूर्त कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए जब छोटे जो है बच्चे रहते हैं तो जब बोल लेते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ भी आता है वो बोलते रहते हैं, ठीक है। जो तार्किक क्रिया, जो लॉजिकल जो है, जैसे बात कर, जैसे हम तार्किक क्रिया लॉजिकल की बात करते हैं, बच्चे हैं वो इनसे परे हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या तार्किक जो है बातें हैं या क्या लॉजिक बातें हैं, तो वो कुछ भी पूछते रहते हैं कि पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, वो क्यों जा रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अमूर्त चीज़ है, जिस चीज़ को हम जो है बोल ही नहीं सकते, भाई तुम पूछना क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वही समझदार हो जाते हैं, और समझदार हो जाते हैं उसके बाद वो समझ जाते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। तो तार्किक क्रिया, लॉजिकल और इन जो है अलॉजिकल में एक फ़र्क समझना, ठीक है, कि भाई ये तार्किक चीज़ें और जो अतार्किक चीज़ें, दोनों में अंतर को ही हम क्या कर सकते हैं, मूर्त अमूर्त, ठीक है। चलिए, तो मानसिक रूप से पूरी तरह से क्या नहीं होते, परिपक्व नहीं होते, वो चिंतन नहीं कर पाते, ठीक है, और कुछ भी पूछते रहते हैं, तो वो किसके अंतर्गत है, मूर्त और अमूर्त के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलिए, एक और चीज है एक रूपता का सिद्धांत। क्या है, एक रूपता का सिद्धांत। क्या है, एक रूपता का सिद्धांत। अब इससे क्या समझते हैं, एक रूपता का सिद्धांत, ठीक है। एक रूपता का सिद्धांत आप समझिए कि जितने भी विश्व में जितने भी बच्चे हैं, उनका डेवलपमेंट, उनका विकास एक जैसे होगा। एक जैसे होगा कहने का मतलब है कि भाई अगर मान के चलिए भारत है, भारत देश में जो बच्चे होंगे, साथ ही साथ मान के चलिए अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, चीन है, जापान है, ठीक है, पाकिस्तान है, कोई भी जगह, कोई भी देश में अगर कोई बच्चा पैदा होता है और भारत में बच्चा पैदा होता है, तो उनका और उनमें अंतर नहीं होता, विकास एक जैसे होता है। ऐसा नहीं कि जो है भारत का बच्चा भाई अभी पैदा हुआ, ठीक है, और तुरंत बड़ा हो जाए, या फिर जो है अमेरिका या दूसरे देश का जो बच्चा है वो जो है पैदा हुआ, फिर वो, ठीक है, उनका विकास थोड़ी देर बाद हुआ, ऐसा नहीं, ठीक है, वैसे ही बढ़ते जाता है। जैसे ही प्रोसेस चलता है कि भ्रूण होगा, ठीक है, 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा, ठीक है, फिर इतने इस प्रकार से डेवलप होता है धीरे धीरे, उसी प्रकार सभी देशों में वही हो। तो वही बताया गया भाई, ये नॉर्मल समझने की बातें हैं कि बच्चे कहीं का भी हो, उनका विकास एक जैसे होगा। इसी को बोला गया एक रूपता का सिद्धांत, ठीक है। चलिए, हाँ, लेकिन ये चीज़ मैंने बताया, जैसे कि मैंने जो है एक चीज़ मैंने बताया व्यक्तिगत का सिद्धांत, तो व्यक्तिगत का सिद्धांत अलग है भाई, याद रखिए इसको, एक रूपता के सिद्धांत में मत जोड़िए। व्यक्तिगत का सिद्धांत कहने का मतलब है प्रत्येक बच्चे का विकास दूसरे बच्चे से अलग होता है, ये अलग बात है। लेकिन देश की जब बातें कर रहे हैं कि हर देश में, हम बोल सकते हैं कि हर देश में बच्चों का विकास अलग हो, ऐसा नहीं, ठीक है, हर देश में बच्चे का विकास एक जैसे होता है, लेकिन प्रत्येक बच्चे का विकास दूसरे बच्चे से अलग होता है, ये दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। तो एक रूपता का सिद्धांत हर वो देश में बच्चे जैसे ही जो है भ्रूण के बाद जैसे ही पैदा होते हैं, 9 महीने बाद पैदा होते हैं, जैसे 280 दिन में पैदा होते हैं, और वैसे ही बढ़ते हैं जैसे प्रत्येक देश में, तो वैसे ही बढ़ते हैं, ठीक है, वैसे उनका विकास होता है। बस यही कहना है, एक रूपता एक जैसे, ठीक है, कोई भी देश हो। चलिए, ठीक है,
तो देखते हैं ना कि अभी जो, अब देखिए भारत का भी हो या फिर कोई भी देश का बच्चा हो, बोलना अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है मैंने कहा स्टार्टिंग में कुछ शब्द बोलते हैं, फिर पूरा वर्ड बोलते हैं, फिर बोलना स्टार्ट करें तोतला के बोलते हैं, फिर पूरा साफ बोलते हैं। तो भाई ये हर देश में होता है ना, ऐसा नहीं कि भारत में ही होगा, ठीक है। उनके भी दांत आएंगे, टूटेंगे दांत, ठीक है, तो हर देश में होगा कि नहीं। तो भाई ये सारी चीज़ें होती हैं। वो भी चलना जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी बच्चा भारत में चलता है तो फिर पहले क्या करते हैं भाई, ठीक है, पहले पलटते हैं। भाई चलने से पहले क्या है, जैसे सो रहेंगे पलटने स्टार्ट करेंगे, हाथ पर मारने स्टार्ट करेंगे, फिर घुटनों के बेल जो है रेंगना स्टार्ट करेंगे, फिर हल्की हल्की जो है थोड़ा थोड़ा जो है उठ के जो है चलना स्टार्ट करेंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर उठना, फिर चलना, फिर उसके बाद फिर प्रॉपर चलना स्टार्ट करेंगे। तो ये भारत में भी होता है, अन्य देशों में होता है, बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब इस वे में है मेरा, ठीक है। तो जैसे भारत में बच्चे वैसे अन्य देशों में बच्चे। चलिए और कुछ है, हाँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत एक और है, बच सकता है, आप लिख सकते हैं। एक मैंने लिखा सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत। मैंने क्या कहा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है विकास का सिद्धांत। अब इससे क्या समझते हैं भाई, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से कहने का मतलब जैसे अभी जस्ट बताया उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जो 7वें नंबर जो अभी लिखा हूँ उसका एग्जाम्पल क्या है मैं अभी बता चुका हूँ। जैसे सामान्य से विशिष्ट है, तो मैंने क्या कहा, पहले सामान्य कार्य करेंगे। सामान्य कार्य के बच्चे क्या है, सामान्य कार्य कहने का मतलब है जैसे कि मैंने टूटी, पहले क्या है एक एक जो सब वर्ड जो है टूटी फूटी बोलेंगे, फिर पूरा वर्ड बोलेंगे तो तला के बोलेंगे, फिर प्रॉपर जो है ठीक है तो तला कर बोलेंगे, फिर धीरे धीरे पूरा बोलेंगे। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहे हैं। पहले तोतला के छोटे छोटे वर्ड को बोलते थे, फिर प्रॉपर एक वर्ड बोलते हैं। पहले धीरे धीरे जो है मैंने कहा पलटेंगे, घुटनों के बल चलेंगे, हाथों और घुटनों के बल चलते हैं, फिर जो है हल्के जो है थोड़े थोड़े जो है 1-2 कदम चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर पूरा चलते हैं। तो ये क्या है, पहले सामान्य होता है, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, फिर जो विशिष्ट की ओर चल। सामान्य से विशिष्ट का मतलब यही है कि स्टार्टिंग में ठीक है वो धीरे धीरे बोलना, चलना, दांत टूटना, ठीक है, ये सारे होता है, फिर बाद में ये विशिष्ट की होता है। तो कहने का मतलब सामान्य से विशिष्ट का मतलब यही है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि बेटा पापा का ना, पापा बोलो, बोलते हैं कि पा, इस प्रकार से बच्चे बोलते हैं। मम्मी बोले मम, फिर बाद में फिर ये सामान्य हो गया। विशिष्ट प्रॉपर पापा मम्मी धीरे धीरे बोलते हैं, फिर प्रॉपर आ जाता है तो फिर वो हो जाए। तो बस यही कहना है, सामान्य से विशिष्ट का मतलब यही है, ठीक है। चलिए तो समझ रहे हैं मेरी बातें। तो ये चीज़ भाई बाल मनोविज्ञान है, तो बालक के बच्चे के बारे में है, तो बच्चे के बारे में ठीक है समझना पड़ेगा आपको। तो पढ़ रहे हैं तो बच्चे के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ है इससे संबंधित? नहीं। ठीक है, तो ये जो है विकास की अवस्थाएं हैं, तो इसको मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी बातें। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो है वो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा टाइम जो लगने वाला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम कहने का मतलब 2-3 क्लास जो जाएगा, ठीक है, वो किसके अंतर्गत जाएगा भाई, जो हम अवस्थाएं की जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, विकास की अवस्थाएं। ये सिद्धांत हो गया। सिद्धांत के बाद हम देखेंगे विकास में के परिवर्तन, किस प्रकार से विकास में परिवर्तन आता है। आकार में जो है अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलता है, आकार में परिवर्तन। तो विकास में हम क्या देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। उसके बाद जो है विकास की अवस्थाएं जैसे गर्भावस्था,
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो वृद्धावस्था, ये 7 अवस्था है। लेकिन याद रखें ये अवस्था खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो 3 अवस्था मैंने बताया, ये किस लिए? शिक्षा के क्षेत्र हेतु महत्वपूर्ण, क्या है? महत्वपूर्ण, शिक्षा के क्षेत्र के लिए महत्व। क्योंकि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि जब शैशवावस्था से बात करते हैं, इसको मैं बताऊंगा, शैशवावस्था की बात करते हैं तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की बात करते हैं, ठीक है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक ही हम बात करते हैं शैशवावस्था। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, 5 से, ये मैं बताऊंगा, 5 वर्ष से 12 वर्ष। और किशोर की बात करते हैं तो 12 से 18 वर्ष के मध्य है, ठीक है। तो ये तो बोल सकते हैं प्रॉपर 0 से लेकर, जन्म से लेकर 18 वर्ष के जो मध्य है, ठीक है, वो शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा के लिए क्या है? महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे जो है बच्चे जो 18 वर्ष तक जो प्रॉपर शिक्षा को समझ गए, शिक्षा ले लिए, ठीक है, तो आगे आसान हो जाता है। तो इसीलिए बोलता है भाई पढ़ने वढ़ने का उम्र है, पढ़िए लिखिए, ठीक है, फालतू कामों में ध्यान ना दीजिए। बच्चों को ये बोला जाता है ना, क्योंकि भाई अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो शिक्षा के लिए बहुत ही महत्व है, शिक्षा की दिशा में अग्रसर होने के लिए, शिक्षा के प्रयोग में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे नाम कमाने के लिए, ये जो स्टार्टिंग के जो 18 वर्ष है, जन्म से लेकर 18 वर्ष, जिसको हम विभिन्न भागों में बांटे हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, इसको और अच्छे से अंदर की बातें करेंगे, अंदर में और क्या क्या चीज़ें हम वो देखेंगे। तो ये शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक रूप से किस प्रकार विकास होता है शिक्षा के क्षेत्र में, इसको हम एक जो शाखा है मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसको हम शिक्षा मनोविज्ञान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। और बाल विकास में हम इसको पढ़ते हैं, बालक का किस प्रकार से विकास होता है, तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। चलिए ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये अभी नहीं करूँगा भाई, बहुत जो है बड़ा इसमें टॉपिक है बोल सकता हूँ, तो ये आज यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर बातें होगी, फिर मुलाकात होगी और बातों का सिलसिला जारी रहेगा, चलता रहेगा। हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं और ये 10 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं भी 10 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं तो ये मत बोलिए कि 10 नंबर के लिए इतना सारे इतने जो है अंदर घुस कर क्यों पढ़ रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है, एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, 1 नंबर से बहुत कुछ हो जाता है, 1 नंबर से कई रैंक आप पीछे चल जाते हैं। तो 10 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है इसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आता है। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए, क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है डायरेक्टली कि ये क्या होता है वो क्या होता है, इसमें थोड़ा समझने वाली बातें आती हैं, ठीक है, लॉजिक लगाना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, आगे की बात हम करेंगे। अगर एमसीक्यू देखते हैं तो एमसीक्यूज़ में आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिद्धांत जो भी दिए हैं या फिर कोई विद्वान हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई साइंटिस्ट है, उनका नाम याद रखिए, पक्का याद रखेंगे, ठीक है। मनोविज्ञान से संबंधित कम से कम जो है 30 लगभग 30 से 35 ऐसे विद्वानों का याद रखिए जिन्होंने क्या क्या कहा है, ठीक है। डेफिनेशन तो पक्का याद रखिए, इनके अंतर्गत इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है, तो ये चीज़ें याद रख सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 में, और विकास की अवस्थाएं देखेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।